हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएफटी टेस्ट के बारे में। एलएफटी टेस्ट जिसकी फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे, जैसे कि एलएफटी टेस्ट क्या होता है, एलएफटी टेस्ट कब कराना चाहिए और एलएफटी टेस्ट से कौन कौन सी बीमारी का पता लगता है और एलएफटी टेस्ट का प्राइस कितना होता है और एलएफटी टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे समझें, सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ में जो हमारे लीवर में एलएफटी टेस्ट के जरिए जो जो बीमारियां आई हैं उसमें कौन कौन सी दवाई दी जाती है, सारी जानकारी हम आपको देंगे A to Z एलएफटी रिपोर्ट के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले बात आती है एलएफटी टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा है, ये एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है जो कि लीवर से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमारे लीवर से संबंधित जो भी हमें परेशानियां होती हैं, लीवर में दिक्कत होती है, उसको देखने के लिए कराया जाता है। अब बात आती है एलएफटी टेस्ट कब कराया जाता है। मतलब एलएफटी टेस्ट डॉक्टर किस किस परेशानी में कराते हैं, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं, परेशानियां दिखाई देती हैं जिसकी वजह से एलएफटी टेस्ट कराना पड़ता है डॉक्टर को। तो सबसे पहली परेशानी एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, कोई पेशेंट जो है पेट में दर्द बताता है तब डॉक्टर कराते हैं एलएफटी टेस्ट। या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख कम लगती है तब भी कराया जाता है। या फिर अनयूजुअल वेट लॉस, मतलब वजन कम होना, तब भी इसे कराते हैं। या फिर एसिडिटी, एसिडिटी मतलब गैस बदहजमी होने पर भी ये कराया जाता है। या फिर फ्रिक्वेंटली स्टूल, फ्रिक्वेंटली स्टूल मतलब बार बार स्टूल आना, बार बार टॉयलेट आती है, जैसे किसी ने खाना खाया तुरंत टॉयलेट आ गई, पोटी आ गई, तब भी ये कराते हैं। या फिर जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, मतलब पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि येलो आइज, आंखें पीली दिखाई देती हैं, और स्किन और येलो यूरिन, मतलब आंखें और यूरिन और जो है त्वचा पीली दिखाई देती है पेशेंट की, तब भी ये कराते हैं। या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, बार बार उल्टी आती है, जी मचलाता है, तब कराया जाता है ये टेस्ट। या फिर स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब कहीं अगर सूजन है बॉडी पे, कहीं किसी के पेट पे सूजन है, तब भी जो है डॉक्टर इसको कराते हैं। अब बात आती है कि एलएफटी टेस्ट से कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है। मतलब जब भी किसी का एलएफटी टेस्ट कराया जाता है तो उसके लीवर से संबंधित किन किन बीमारियों को हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस और फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर और गाल ब्लैडर स्टोन, मतलब गाल ब्लैडर में पथरी और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इन सारी परेशानियों को जो है एलएफटी टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एलएफटी टेस्ट का प्राइस कितना है, इसका कितना रेट है, कितने रुपए में जो है ये टेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे इसके बारे में यहाँ लिखा है, ये पैथोलॉजी लैब के अंदर बायोकेमिस्ट्री मशीन द्वारा जो है कराया जाता है। मतलब एक बायोकेमिस्ट्री मशीन होती है इस तरह की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो इसके द्वारा ये कराया जाता है। और इसका जो रेट है वो 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में हो सकता है। मतलब ये अलग अलग लैब पे डिपेंड करता है कि किस लैब ने कितना चार्ज रखा है, लेकिन 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में ये जो है हो जाता है। अब बात आती है कि एलएफटी रिपोर्ट को कैसे समझें। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक एलएफटी रिपोर्ट है, ये किसी पेशेंट की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही हम आपको समझाएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या देखना होता है, कैसे बीमारियों का डॉक्टर पता लगाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सबके बारे में हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो सबसे पहला आता है एएसटी, या फिर हम इसे एसजीओटी भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम से जाना जाता है, एएसटी या फिर एसजीओटी। तो एएसटी की फुल फॉर्म होती है एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफेरेंस, और एसजीओटी की फुल फॉर्म होती है सीरियम ग्लूटामिक ऑक्जिलेटिक ट्रांसमेंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एसजीओटी क्या होता है, इसके बारे में जैसे यहाँ लिखा है कि ये एक एंजाइम होता है जो हमारे लीवर की हेप्टिक सेल में बनता है। मतलब ये एक एंजाइम होता है एसजीओटी, ये हमारे लीवर की हेप्टिक सेल के अंदर बनता है। और नीचे लिखा है ये एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंगों में भी बनता है। मतलब ये एंजाइम जो एसजीओटी है लीवर में तो बनता ही है, लीवर के साथ साथ और भी अंग हैं जिसमें ये बनता है, जैसे कि ओवरीज, फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती है उसमें बनता है, या फिर अदर टिश्यू, और भी काफ़ी सारे टिश्यू हैं जिसके अंदर ये बनता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में जैसे लिखा है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नॉर्मल वैल्यू ऑफ एसजीओटी, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 15 से 40 यूआई। मतलब ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और ये एसजीओटी कभी कभी जो है पेशेंट का बढ़ भी जाता है, और ये जब बढ़ जाता है तो काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ लिखा सिम्टम्स ऑफ हाई एसजीओटी, मतलब क्या क्या परेशानियाँ होंगी जब ये बढ़ जाएगा। तो एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द रहेगा पेशेंट के, और लॉस
लो एपेटाइट मतलब भूख भी कम लगेगी, और डिहाइड्रेट माउथ मतलब मुंह भी जो है सूखेगा, खुश्क होगा मुंह, और नोजिया वोमिटिंग मतलब जी घबरागा और उल्टी होना। तो ये सारी परेशानियां होने लगेंगी जब किसी का SGOT बढ़ जाता है। तो हमारे जो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, इस पेशेंट का आया है, देख सकते हैं 16.00, मतलब ये नॉर्मल है क्योंकि ये 15 से 40 के बीच में होता है, तो इस पेशेंट का नॉर्मल है। तो दोस्तों हमने SGOT के बारे में जाना कि ये SGOT क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के दूसरे फैक्टर के बारे में, जो है ALT या फिर SGPT भी जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों आगे हम इस वीडियो में दवाइयों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जब इनकी रेंज बढ़ जाती है SGOT की, SGPT की, तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, डोज के साथ समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ALT या फिर SGPT भी जिसे बोलते हैं, तो ALT की फुल फॉर्म होती है एलानिन ट्रांसमाइंस, और SGPT की फुल फॉर्म होती है सीरियम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइंस। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है। और SGPT के बारे में जैसे यहाँ नीचे लिखा है कि SGPT भी हमारे लीवर के हेप्टिक सेल में बनता है, मतलब SGPT भी जो है हमारे लीवर के हेप्टिक सेल में बनता है, जैसी SGOT बनता है। और नीचे लिखा है SGPT सिर्फ हमारे लीवर के अंदर ही बनता है और दूसरे किसी भी अंग में नहीं बनता। मतलब ये जो है SGPT ये हमारे लीवर में ही बनता है, उसके अलावा किसी और ऑर्गन में, अंग में नहीं बनता। क्योंकि हमारा जो SGOT है, जैसा जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, वो जो है और भी अंगों में बनता है, लेकिन ये सिर्फ जो है लीवर के अंदर ही बनता है। और इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, जैसे लिखा है नॉर्मल वैल्यू ऑफ SGPT, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 10 से 49 UL। आप देख सकते हैं 10 से 49 UL इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और जब ये बढ़ जाती है, कई केसों में ये बढ़ जाती है, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सिम्टम्स ऑफ हाई SGPT, मतलब क्या क्या परेशानी होने लगती है जब SGPT बढ़ जाता है। तो एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द रहेगा, और लो एपिटाइट भूख भी कम लगेगी, और जॉन्डिस मतलब पीलिया होगा, पीलिया के लक्षण दिखाई देंगे, आंखें पीली दिखाई देंगी थोड़ी बहुत, और नोजिया एंड वोमिटिंग मतलब उल्टी भी आ गई, जी भी मचलागा। तो ये सारी परेशानियाँ जो है SGPT के बढ़ जाने से होती हैं। अब बात आती है मेडिसिन ऑफ हाई SGOT और SGPT। दोस्तों SGOT हो चाहे SGPT हो, दोनों में सेम मेडिसिन दी जाती है जब बढ़ जाती है इनकी रेंज। तो जिसमें सबसे हमारी नंबर 1 मेडिसिन आती है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है यूडिलिव टेबलेट। आप देख सकते हैं यूडिलिव टेबलेट होती है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होता है, क्या साल्ट होता है इसमें, तो इसके अंदर होता है अर्सोडोसिलिक एसिड, आप देख सकते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में दी जाती है जब SGOT बढ़ जाता है या SGPT बढ़ जाता है, तो यहाँ लिखा है 300 mg OD, मतलब 300 mg की एक टेबलेट दिन में जो है एक बार हम दे सकते हैं। सोते समय दी जाती है। ये 150 mg की है, 150 mg की, तो इसकी 300 mg की भी आती है। तो ये एक एडल्ट इंसान को, जवान इंसान को एक टेबलेट 300 mg की रात को सोने से पहले जो है दे सकते हैं। और नीचे लिखा फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन तक ये दवाई दी जाएगी। तो SGPT अगर बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, और अगर SGOT बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। तो ये मेडिसिन जो है SGOT और SGPT के बढ़ने में दी जाती है। और साथ में जो जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए पेट में दर्द है तो उसकी मेडिसिन भी ऐड कर दी जाएगी, मतलब सिस्टमेटिक मेडिसिन इसमें दी जाएगी। जैसे किसी को उल्टी आ रही है तो कोई उल्टी की टेबलेट दे दी जाएगी। बाकी जो SGOT और SGPT को ठीक करने की दवाई है वो यही होगी। फिर नेक्स्ट आता है AST और GGTP। दोस्तों ये अगर बढ़ जाते हैं तो इसमें वो यूडिलिव टेबलेट जो हमने आपको पीछे बताई वही काम कर जाती है, इन्हें कम कर देती है। बाकी इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, अगर ये बढ़ भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर नेक्स्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन फास्फेट। आप देख सकते हैं एल्कलाइन फास्फेट जिसे हम ALP भी बोलते हैं। और इसके बारे में जैसे यहाँ लिखा है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों में बनता है, मतलब हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में ही बनता है। जैसे कि लीवर में बनता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बोन्स मतलब हड्डी में भी ये बनता है, और इंटेस्टाइन मतलब आंतों में भी ये बनता है, और प्लासेंटा में भी ये बनता है, और किडनी में भी ये जो है एल्कलाइन फास्फेट बनता है। तो इन सारे ऑर्गन्स के अंदर, सबके अंदर जो है ये बनता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में जैसे यहाँ लिखा है कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ ALP, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 30 से 120 IU, आप देख सकते हैं। और ये जो है एल्कलाइन फास्फेट ये काफ़ी मात्रा में बढ़ भी जाता है, बहुत सारे पेशेंट का ये बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो क्या क्या परेशानियां होने लगती हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा है सिम्टम्स ऑफ हाई ALP।
तो इसके में जो है काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोन डिसीज़, हड्डियों की परेशानी होने लगती है, हड्डियों में रोग होने लगता है इसके बढ़ने से, और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये थायराइड की परेशानी होती है, ये भी आने लगती है, और गाल ब्लैडर स्टोन, गुर्दे में पथरी भी होने लगती है, और कैंसर के भी लक्षण आने लगते हैं, और मेल्चुरेशन, कुपोषणता की परेशानी होने लगती है, कुपोषण की कमी होने लगती है बच्चों में। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में कि जब जो है एल्कलाइन फास्फेट बढ़ जाता है APL, तो कौन कौन सी दवा दी जाती है। तो दोस्तों इसमें एक जो है होम्योपैथिक मेडिसिन चलाई जाती है ख़ास तौर से, जो कि एंड्रोग्राफिस पिनकुलेट, आप देख सकते हैं एंड्रोग्राफिक पिनकुलेट आती है, इस तरह का मदर टिंचर में ये आती है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में दी जाती है, तो अगर कोई बच्चा है 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 5 साल का, तो उसे 5 ड्रॉप्स BD मतलब 5 बूंदे इसकी दिन में 2 बार, 5 बूंदे सुबह और 5 बूंदे शाम में दे सकते हैं। और अगर कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, 18 साल से ऊपर है उसकी उम्र, तो उसे हम 10 ड्रॉप BD मतलब 10 बूंदे दिन में 2 बार, 10 बूंदे सुबह और 10 बूंदे शाम को हम दे सकते हैं। तो 15 से 20 दिन तक ये दवाई दी जाती है, तो एल्कलाइन फास्फेट कम हो जाता है। और ये जो इस पेशेंट की रिपोर्ट है इसमें आई है 15.40, मतलब ये लो है, कम है, जैसा आगे लिखा भी है लो, क्योंकि ये जो है 30 से और 120 के बीच में होना चाहिए, तो इस पेशेंट की लो है। फिर आता है बिलोरुबिन। दोस्तों बिलोरुबिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, आप समझना बिलोरुबिन क्या है। तो दोस्तों बिलोरुबिन ये जो है इसमें 3 तरह से लिखे होते हैं, एक होता है टोटल बिलोरुबिन, एक होता है डायरेक्ट बिलोरुबिन और एक होता है इनडायरेक्ट बिलोरुबिन। तो दोस्तों ये जो बिलोरुबिन है ये 2 ही तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो होता है टोटल बिलोरुबिन। तो जैसे कि टोटल बिलोरुबिन की यहाँ नॉर्मल वैल्यू लिखी है, वो होती है 0.1 से 1.2 mg डेसीलीटर, और डायरेक्ट बिलोरुबिन की रेंज होती है नॉर्मल वैल्यू, वो होती है 0 से 0.2 mg डेसीलीटर, और इनडायरेक्ट की होती है, इनडायरेक्ट बिलोरुबिन की 0.2 से 0.8 mg/dl मतलब mg डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और जैसे यहाँ लिखा है बिलोरुबिन के बारे में कि बिलोरुबिन एक प्रकार का येलो पिगमेंट होता है जो हमारे लीवर में होता है, मतलब ये एक पिगमेंट होता है पीले कलर का, ये जो है हमारे लीवर के अंदर ही बनता है, सेक्रेट होता है। और नीचे लिखा है इस पिगमेंट के बढ़ जाने से हमारी स्किन, आई और यूरिन का कलर पीला हो जाता है। मतलब अगर ये पिगमेंट बढ़ जाता है, बिलोरुबिन बढ़ जाता है किसी के बॉडी में, तो उसकी आँखों का और त्वचा का और यूरिन का जो है कलर पीला हो जाता है, जिसे हम पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। और आगे लिखा है जब बिलोरुबिन बढ़ जाता है तो इसे हाइपर बिलिनीमिया कहते हैं, मतलब ये बढ़ जाता है बिलोरुबिन तो इसे हम हाइपर बिलिनीमिया कहते हैं। और जब बिलोरुबिन कम हो जाता है तो इसे हाइपोबिलिनीमिया कहते हैं। बढ़ जाने को हाइपरबिलिनीमिया कहते हैं और कम हो जाने को हाइपोबिलिनीमिया कहा जाता है। और अब आगे लिखा है कॉजेज ऑफ हाई बिलोरुबिन, मतलब जो बिलोरुबिन बढ़ जाता है इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया का संक्रमण बॉडी में हो जाता है तब ये बढ़ जाता है, या फिर अनेमिया, रक्त की कमी होती है शरीर के अंदर, खून की कमी, तब ये जो है बढ़ जाता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक जो है बीमारी होती है, इसकी वजह से ही बढ़ जाता है। और ड्रग टॉक्सिसिटी जो है बिलोरुबिन हमारी बॉडी के अंदर जो ये येलो कलर का पिगमेंट है लीवर के अंदर, ये बढ़ जाता है। और अब आगे लिखा है सिम्टम्स ऑफ हाई बिलोरुबिन, मतलब जब बिलोरुबिन बढ़ जाता है तो क्या क्या परेशानियाँ होने लगती हैं। अभी हमने जाना कि ये बढ़ क्यों जाता है, अब हम जानते हैं कि जब ये बढ़ जाता है तो क्या क्या परेशानियाँ होने लगती हैं। तो काफ़ी सारी परेशानियाँ होने लगती हैं जब ये बढ़ जाता है। सिम्टम्स हैं इसके एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी रहेगा, और येलो स्किन, यूरिन एंड आई, मतलब त्वचा जो है, त्वचा, मूत्र और आँखों का कलर जो है पीला होने लगेगा, और वोमिटिंग, उल्टियाँ भी होने लगेंगी, और डायरिया, दस्त जो लग जाएंगे, और हाई फीवर, तेज़ बुखार आना। तो ये सारी परेशानियां जो है बिलोरुबिन के बढ़ने से होने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन फॉर हाई बिलोरुबिन। जब किसी का बिलोरुबिन बढ़ जाता है, ये पिगमेंट येलो कलर का, तो उसमें कौन कौन सी दवाई दी जाती है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो उसमें दोस्तों एक हेपामर्स AO सिरप आता है, आप देख सकते हैं हेपामर्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप होता है ये बिलोरुबिन को कम करने के लिए। तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर L-ऑर्डिनेट और L-एसिपिरेट होता है, 2 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में सिरप दिया जाता है, तो अगर कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, तो उसे 5 ml BD मतलब 5 ml
जो है बच्चों को दिन में 2 बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार हम बच्चों को दे सकते हैं। कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, 18 साल या उससे ऊपर है उसकी उम्र, तो उसे 10 ml BD 10 ml दिन में 2 बार उसे दे सकते हैं। तो बिलिरुबिन कम हो जाएगा, पीलिया जो है वो कम हो जाएगा। या फिर ये सिरप हम दे सकते हैं, या फिर एक दूसरा सिरप आता है वो भी हम दे सकते हैं जो कि बिलिरुबिन को कम कर देता है, वो है जिग्रीन सिरप। आप देख सकते हैं जिग्रीन काफ़ी अच्छा सिरप है, हमदर्द कंपनी से बनाती है और ये जो है एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेनी टाइप ऑफ आयुर्वेदिक कंटेंट, मतलब बहुत सारे आयुर्वेदिक कंटेंट होते हैं जिसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट होते हैं और इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये भी जो है पीलियो को, बिलिरुबिन को कम कर देता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो अगर कोई चिल्ड्रन है तो 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार, और अगर कोई एडल्ट है, जवान इंसान है तो 10 ml BD 10 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। हम ये सिरप दे सकते हैं जो हमने पीछे बताया, या फिर वो दे सकते हैं, तो बिलिरुबिन कम हो जाएगा। और इसके साथ में एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दिया जाता है बिलिरुबिन में, क्योंकि जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जैसे हमने आपको बताया। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आता है किलेवाम इंजेक्शन। आप देख सकते हैं एल्केम कंपनी से बनाती है किलेवाम, काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि क्या ड्रग होती है इसमें, तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट होता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो ये 1.2 ग्राम, मतलब 1.2 ग्राम का ये पूरा जो है इंजेक्शन आता है। तो एक एडल्ट इंसान को, जवान इंसान को OD दिन में एक बार ही इसको लगाया जाता है। जो जिसकी 18 साल से ऊपर है उम्र, उसको एक ही बार में ये पूरा इंजेक्शन लगा दिया जाएगा और 4-5 डेज 5 दिन तक जो है इंजेक्शन लगाया जाएगा। और ये सिरप, इन दोनों में से कोई सा सिरप दिया जाएगा तो बिलिरुबिन कम हो जाएगा। और दोस्तों हमारी जो ये रिपोर्ट है पेशेंट की, इसमें आया है, इसमें जो तीनों रेंज आई हैं, डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट की, ये जो है नॉर्मल है, मतलब ये जो है पेशेंट का नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन आता है और ग्लोबुलिन आता है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबकी नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, तीनों की नॉर्मल वैल्यू। तो सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद जो है हम ग्लोबुलिन के बारे में जानेंगे। तो एल्ब्यूमिन के बारे में यहाँ लिखा है कि एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य रक्त वाहिनियों में ऑस्मोसिस को नियंत्रित करना होता है। मतलब एल्ब्यूमिन जो है रक्त वाहिनियों में ऑस्मोसिस को नियंत्रित करता है। और इसके बाद नीचे लिखा है यदि एल्ब्यूमिन बढ़ जाए तो इसे हम हाइपर एल्ब्यूमिनिया कहते हैं। मतलब अगर ये बढ़ जाता है तो इसे हम हाइपर एल्ब्यूमिनिया कहते हैं। और ये बढ़ क्यों जाता है, क्या क्या कारण है, कॉजेस हैं, वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी बॉडी में हो जाती है तब ये जो है एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है। या फिर सीवियर डायरिया, मतलब बहुत ज़्यादा दस्त किसी को लग जाते हैं तब भी जो है एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है लीवर के अंदर। या फिर हाई प्रोटीन डाइट, जब कोई ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करता है, प्रोटीन खाता है, तब भी जो है एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है। और नीचे लिखा है यदि एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो इसे हाइपो एल्ब्यूमिनिमा कहते हैं। और इसके जो कॉजेज होते हैं, कम होने के कारण होते हैं, वो होते हैं लीवर डिसीज़, लीवर में संक्रमण, और किडनी डिसीज़, गुर्दे में संक्रमण। तो इस वजह से जो है ये एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। फिर आता है दोस्तों ग्लोबुलिन के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है कि ग्लोबुलिन शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर जो बहुत सारी बीमारियों से हमारी बॉडी को, शरीर को बचाता है। और नीचे लिखा है यदि ग्लोबुलिन बढ़ जाए तो इसे हाइपर ग्लोबुलिमीमिया कहते हैं। मतलब ये बढ़ जाता है तो हाइपर ग्लोबुलिमीमिया इसे कहा जाता है। और इसके जो बढ़ जाने के कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो होते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, जब बॉडी में संक्रमण हो जाता है कोई तब ये बढ़ जाता है। या फिर अर्थराइटिस, गठिया रोग, जब किसी को गठिया रोग होता है तब ये जो है बढ़ जाता है। या फिर लीवर डिसीज़, लीवर में संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तब भी ये बढ़ जाता है। और नीचे आगे लिखा है यदि ग्लोबुलिन घट जाए तो इसे हाइपोग्लोब्यूलिमिया कहते हैं। और इसके जो कॉजेज हैं घट जाने के, कम हो जाने के, वो हैं पल्मोनरी इन्फेक्शन मतलब सांस की नली में इन्फेक्शन, या फिर स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण, या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन, मतलब पेट में कीड़े। तो इन सारी परेशानियों से ग्लोबुलिन जो है कम हो जाता है। तो हमारी इस रिपोर्ट में जो है नॉर्मल आया है, देख सकते हैं आप प्रोटीन। तो दोस्तों हमने आपको बारीकी से बता दिया कि LFT रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है, ये क्यों कराई जाती है, किस किस बीमारी का पता लगाया जाता है, A to Z सारी जानकारी हमने आपको दे दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।